हाँ तो बच्चों, मैंने देखा कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उस एग्ज़ाम में हमारे इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन जो बहुत रिपीट कर रहे हैं और उसी में बदल बदल के आ रहे हैं, डाटा बस बदल दे रहा है लेकिन आ रहा है। इस वजह से इनकम एक्सपेंडिचर का कैसा भी अगर जटिल क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, विद इन टाइम में हम लोग उसको करने का तरीका मैं आज बताऊँगा। चूँकि देखिए, यदि इनकम एक्सपेंडिचर की यदि बात की जाती है तो इनकम को बोलते हैं आय, ठीक है, आय बोलते हैं इसको। और आय जो भी हम लोग करते हैं, आय में खर्च भी करते हैं और खर्च के बाद जो हम लोगों का बचत होता है, यही होता है। इनकम को आय से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंस, और बचत को सेविंग बोलते हैं। ये पूरे दुनिया का रूल है भाई। अरे भाई, जो कमाओगे उस कमाओ में से जितना भी पैसे कमाएंगे तो उसमें से कुछ खर्चा होगा, खर्चा होने के बाद मंथली कुछ ना कुछ तो बचत होगा। ये पूरा भाई दुनिया का रूल है। मतलब यदि हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्चा करते हैं और बचत करते हैं, यदि दोनों को मिलाते हैं तो भी हमारा यही तो इनकम होता है। यदि इस तरीके से मिलता है, मतलब इस दोनों को मिला दिए तभी तो यह इनकम बना। अगर दोनों को मिलाते तो भाई मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। हाँ तो भाई जब मिक्सचर हो गया तो अर्थात इसमें एलिगेशन लग सकता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो सवाल हैं एलिगेशन से भी सॉल्व करेंगे। और भी तरीके हैं, मतलब कैसे हम लोगों को उस कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे, कौन सा मेथड लगेगा। देखिए, कुछ लोग बस ट्रिक की बात करते हैं, लेकिन ट्रिक तभी काम करता है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक कभी काम नहीं करने वाली है। ट्रिक अगर तुम्हारा कभी काम ना किया और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो फंस जाओगे। इस वजह से हमको ट्रिक के साथ साथ हर चीज़ों को भी, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिक से भी चलेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वह भी क्लियर होना जरूरी है। ओके, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब फंस जाती है, ट्रिक नहीं याद आती है भैया, तो क्या काम आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, आपके सामने जो एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की अपनी आय का जो 75% खर्च करता है। ध्यान से देखना, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा। देखिए, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे, कितने तरीके से कर सकते हैं, सब चीज़ों को समझना जरूरी है। पहले हम लोग समझते कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, जो भी अगर हमको परसेंटेज देता है, यदि मान के चलिए 5% दिया तो 5% की वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, 1/20 होता है। यदि 4% दिया तो 4% को हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1/25 होता है। 10% दिया तो 1/10 होता है। यदि मान के चलो 20% दिया है तो 1/5 होता है। ऐसे यदि यहाँ पर दे दिया 25% का दे दिया तो हमको 25% का क्या लिखेंगे, 5/20 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, या इसको और कट करें तो 1/4 लिख सकते हैं। तो ऐसे जो परसेंटेज का वैल्यू हो तो हमको माइंड में पता होना चाहिए, और ये सब चीज़ें बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सहारा हम लोगों को बहुत मिलेगा। अभी देखना, अच्छा देखो, जो अपनी आय का 75% खर्च करता है, देखो ध्यान से देखना भैया, 75% जो क्या करता है, खर्च कर देता है, मतलब यह खर्च करने वाला है। अच्छा, जो खर्च करता है 75% को हम लोग क्या वैल्यू में लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। मतलब यह खर्च करता है कितना में से, यही मतलब इनकम है। ओके, हम लोग पहला जो तरीका है इसको कैसे पता करते हैं। अच्छा देखो, टोटल जो इनकम कितना है, 4 है, खर्च कितना किया, 3, और बचाया कितना, 1। ये तो हुआ। अरे भाई, 3 रुपया खर्चा कर दिए, 4 रुपये थे, 3 रुपया खर्चा कर दिया तो 1 ही रुपया तो बचा। 1 रुपया बचा। जब 1 रुपया बचा तो इसके बीच में हम लोग प्लस का साइन लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे। अच्छा देखो, यह इनकम है, यह एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है, और यह बचा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, इसमें जो है 20% की वृद्धि हो रही, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस से लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो खर्च में हम लोग आराम से ऐसे यहाँ पर 10% की वृद्धि लिख सकते हैं। इसी का वृद्धि पूछ रहा है, आखिर इसमें कितना वृद्धि होती है, इसको यक्स हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 चौक को 80 इक्वल टू 3 दहा में 30% और यहाँ पर 80%, यहाँ पर हो गया x%। अब देखो, यहाँ पर जब निकालेंगे तो 80 - 30 कर देंगे तो अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर 50% हो गए। ठीक है, ये पहला मेथड है। इस तरीके से हम लोग पहला मेथड। अब हम लोग दूसरा जो है एलिगेशन से करते हैं।
अब एलिगेशन से कैसे करेंगे वो भी चीज़ को हम लोग समझते हैं, कैसे क्या करते हैं। अच्छा देखो, एलिगेशन जो मेथड होता है, क्या होता है कि व्यय में वृद्धि जो हुई रहती है, फिर से हमारा जो है बचत में वृद्धि, व्यय में वृद्धि और बचत में वृद्धि है परसेंटेज में, और बीच में जो रहता है आय में वृद्धि, और जो अनुपात आता है हमारा व्यय और व्यय और बचत का अनुपात आता है। ठीक है, व्यय और बचत का अनुपात आता है। अब देखो हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। ठीक है, कर खर्च में 10% की वृद्धि हुई। खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि। बचत में वृद्धि पूछ रही है। अच्छा देखो यहाँ पर व्यय और बचत का अनुपात हमको पता है। अच्छा देखो, व्यय और बचत मतलब यहाँ पर खर्चा जो है 3 है और बचत हमारा 1 है, यही है। अब देखो ये 10 है, 20 से 10 कम है ना, मतलब इसका वैल्यू 10 है, मतलब 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई, यही है। 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30। अब देखो ये कम है तो यह अधिक होना चाहिए। 20 में से 10 घटा है तो यह 20 में 30 से जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यक्स की वैल्यू 50%। बातें समझ आई? ठीक है, इस तरीके से हम लोग 2 मेथड हुआ, ये एलिगेशन हुआ, पहला वाला वो था। और एक और मेथड है जिसको बेसिक हम लोग कह सकते हैं, बेसिक वाला एकदम। ठीक है, अच्छा देखो 75% खर्च करता है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि टोटल उसका रुपया कितना था? कमाया 100 रुपया, खर्चा किया 75 रुपया और बचाया कितना? 25 रुपया। बातें समझे? ओके, अब कह रहा है कि उसकी आय में यह जो इनकम है, यह जो खर्चा है, यह बचत है। तीसरा मेथड है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आय में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि, तो जब 100 में 20 रुपये का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अच्छा देखो इसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई। इसमें जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 75 का 10% 7.5 होगा, और 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 75 7 82.5। अच्छा देखो अब 120 रुपया बढ़कर हो गया। 120 में से अगर 82.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 और 10 30 और 30 7 37.5 आएगा। 37.5, मतलब पहले यह बचाता था 25 रुपया, अब यह बचा रहा 37.5 रुपया। कितना रुपया अधिक बचाया? तो 12.5 रुपया। यही 12.5 रुपया के इसको हम लोग परसेंटेज में कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 25 का आधा 12.5% है और आधा कोई हम लोग 50% बोलते हैं। ठीक है, ना समझा तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12.5/25 इंटू 100। ओके, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, इसको हटा कर 125 दूना 250 और 2 से कट कर दिए तो 50%। बातें समझे? तो ये हमारे 3 तरीके थे। 3 तरीके से हम लोग जिस समय कौन सा कंसेप्ट हमारा साथ देगा, कौन से प्रोसेस से, कौन से मेथड से हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इस वीडियो में हम लोग भली बात से कुछ अच्छे खासे एग्जाम्पल के साथ में आज मैं बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकम एक्सपेंडिचर का कोई भी सवाल आ गया, किसी में भी, सीजीएल में आ गया, चाहे रेलवे में आ गया, चाहे हमारा एनटीपीसी में आ गया, किसी में भी आ गया, भैया ये प्रॉब्लम फंसने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो भी आएगा, जिस मेथड से करना रहेगा उस मेथड से हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 78,000 है, वह अपनी आय का 28% बचत करता है। देखो 28% बचत करता है अपनी आय का। और जब 28% बचत करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 28% को फ्रैक्शन वैल्यू में? 4 सत्ते 28 और 7/25। यह जो बचत करता है मतलब यह सेविंग है और यह जो है इनकम है। ठीक है, खर्चा कितना हो गया? 18 रुपया। ओके, अब कह रहा है कि उसकी आय में 35% वृद्धि तथा व्यय में 40% वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम लोग इनकम इक्वल टू लिख लेते हैं, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब ये 25 रुपया कमाया है तो 7 रुपया बचाया है और 18 रुपया खर्चा किया है, यही किया है ना। कह रहा कि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है। यहाँ पर जो 35% की वृद्धि हुई, ठीक है, और व्यय में 40% की वृद्धि हुई। ये व्यय है, यही है, तो व्यय में हमारा 40% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो मान लेते हैं 1% की वृद्धि होती है।
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 25 बच्चे 125, 12 25 दिया 75, 12 87, 875। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 चौका 72 इक्वल टू यहाँ पर करते हैं तो 7x। अब देखो 875 में से जब 720 घटेगा तो कितना आएगा 155, और 155 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 22 कुछ आएगा, ठीक है। चूंकि ऑप्शन में जो भी दिया है आप लोगों को दिख रहा है 22.14%, वही ऑप्शन हम लोग मार करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा रहा पहला मेथड। अब हम लोग एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं। जब एलिगेशन से इसको करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, एलिगेशन से भी बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलिगेशन से करने के लिए जो है ये व्यय में वृद्धि और आय में, व्यय में वृद्धि और बचत में वृद्धि, यही होता है ना। मतलब एक्सपेंडिचर में वृद्धि और सेविंग में वृद्धि, और यहाँ पर इनकम में वृद्धि, अपान में जो रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आता है, यही आता है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, एक्सपेंडिचर का वृद्धि, सेविंग का वृद्धि, इनकम का वृद्धि, और जो रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का, खर्चा और बचत का वृद्धि आएगा, ओके, रेशियो आएगा, ओके। अच्छा, हम लोग यदि इसको करते हैं तो अपनी आय का 28% बचत करता है, तो इनकम और खर्चा और बचत का यहाँ पर जो रेशियो आएगा 7 का और 18 का आएगा, ठीक है। आय में 35% की वृद्धि होती है, तो आय में यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भैया, 35% की वृद्धि हो रही है, ओके। और यहाँ पर व्यय में 40% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 40% की वृद्धि हो रही है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो 40 में 35 कितना का यहाँ पर डिफरेंस है, 5 का। अब चूंकि देखो 7 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5/7 से जब गुणा करेंगे तो 18 × 5 90, 90/7 यहाँ पर आएगा। चूंकि यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्या होगा, अधिक है, यहाँ पर क्या होगा, इसमें से घटाया जाएगा, लगभग जो है 13 आएगा, तो इसमें जोड़ा गया तो इसमें घटाया जाएगा, तो 35 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बात वही है, यहाँ पर भी बात वही आई। तो घुमा फिरा के देखो, चाहे एलिगेशन से करो चाहे उधर से करो, बात सेम है, बातें समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम जो है 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, और तीसरा जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का R% बचत करता है, उसको पता नहीं है कितना बचत करता है, बस R% है, मतलब यही पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछेगा कितना बचत करेगा भाई। उसके आय में 29% की वृद्धि होती है, आय में 29% की वृद्धि होती है, ठीक है। व्यय में 23% की वृद्धि, व्यय में 23% की वृद्धि होती है, और बचत में 41% की वृद्धि होती है। यही तो होता है, व्यय में वृद्धि, बचत में वृद्धि, आय में वृद्धि, तो जो हमारा आता है खर्चा और बचत का रेशियो आता है। अच्छा 23 में से 29 घटा तो कितना आया, 6 आएगा, 29 - 23 6, और यहाँ पर 41 - 29 तो 12 आएगा। कट कंप्लीट करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, इसका रेशियो कितना आया 1:2। यह हमारा खर्चा है और यह हमारा बचत है, ठीक है। ऐसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आर का मान बताइए, मतलब आर जो बचत करता है कितना बचत करता है, ठीक है। तो आर यही है, सेविंग यही है। अच्छा सेविंग यही है 1 है, और टोटल हमारा इनकम कितना हो गया 3 हो गया, मतलब 1/3, और 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33.33%, यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ओके। और जो समझ है, जो मेथड आसान लगे भैया उस तरीके से आप अपना करके चलते चलो, ओके। जो मेथड समझ है, जो जितना जल्दी जिस समय काम आ जाए बस उसको हम लोग खटाखट तुरंत बढ़ करके आगे सॉल्व करते चलेंगे, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, सुधा की व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40% 40.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पर दिया क्या है, सुधा की व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। अच्छा देखो आय जो है उसके बचत से, उसका बचत आय इक्वल टू होता है इनकम प्लस सेविंग, व्यय जो है उसकी बचत से 175% अधिक है, मतलब यदि 100 है तो 175% अधिक है, या 275 है, और टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 375। इसको हम लोग रेशियो के टर्म में लेते हैं तो 25 × 100, और यहाँ पर
4 दूनी 8 3 11 और 11 4 15, यही हो गया। अब देखो कह रहा है कि यदि उसके व्यय में 12% की कमी होती है, व्यय में 12% की कमी होती है, मतलब इसमें हमारा 12% की कमी होती है, और उसके बचत में 40.5% की वृद्धि होती है, उसके बचत में 40.5% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको यक्स मान लेते। अब देखो मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132, यह माइनस के साथ में है, और 40 में 4 का, तो 4 चौको 16, 160, 162 आएगा। ठीक है, अब 162 जो है 132 यहाँ पर करेंगे तो 15 यक्स आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं तो 30 का हो जाए, क्योंकि 30 और यक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2%। ठीक है, इस मेथड से हम लोगों को आसान लगा, इस मेथड से कर दिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो मेथड हमको समझ है उस मेथड से हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। एलिगेशन से भी काम वही होगा। अब जैसे देखो एलिगेशन में जब करना होगा तो एलिगेशन में क्या करना होगा कि भैया 12% की कमी किया, एलिगेशन से इसको देख लेते हैं यदि, तो एलिगेशन से भी वही काम होता है ना। देखो उसके व्यय में 12% की कमी होती है, माइनस का 12%। ठीक है, और उसके बचत में 40.5% की वृद्धि हुई, 40.5% आय में वृद्धि पूछ रहा है। रेशियो दिया है भैया, कितना दिया है, 175% अधिक है, मतलब यह 100 है तो यह 275 है। इसको रेशियो कर लेते तो 25 चौको 100 और 4 दूनी 8 3 11, यही हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि यक्स की वैल्यू जब पूछ रहा है तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके टोटल करते हैं। अब देखो 12 में 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 132, और प्लस का 40 में जब काम करेंगे तो 162 अपान 11 4 15, घूम फिर के वही आ गया 30/15 = 2%। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एलिगेशन से हुआ। बाकी बेसिक वाला जो मेथड है उससे भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अच्छा देखो अब अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उस पिछली बचत में 20% से अधिक बचाता है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आप लोग करिएगा, एक मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो मासिक आय का 30% बचाता है, 30% क्या करता है, बचाता है, तो 30% मतलब क्या होगा, 3/10, तो यह सेविंग है और यह जो इनकम है, तो खर्चा कितना हो गया, 7 रुपया, मतलब आय इक्वल टू क्या होगा, इनकम प्लस सेविंग, मतलब 10 रुपया कमाया तो 7 रुपया खर्चा किया, 3 रुपया बचाया। ओके, उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय में भैया 20% की वृद्धि हो गई। ओके, अच्छा पिछली बचत में 20% की वृद्धि करता है, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, तो कह रहा व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि, यही पूछ रहा है, यक्स मान लेते हैं। 20 दहा में 200, यहाँ पर करते हैं 7 यक्स, यहाँ पर करते हैं तो 20 3 60, 200 में से जब 60 घटाएंगे तो आएगा 140, और 140 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 40, 20%। ठीक है, इस तरीके से यह हमारा आंसर हो गया। बातें समझ आए? तो अब जो भी हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब एक जो मेथड में एक तरीके से करा रहा हूँ, एक अपने करिएगा, जो समझ एलिगेशन से करे तो एलिगेशन से ही अपने करिएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, शानदार है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन इसमें कौन सा लगेगा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा भैया। देखो क्या कह रहा है कि आर का व्यय उसके वेतन का 40% है, आर का व्यय जो है, व्यय उसके वेतन का 65% है, या 65% है, तो 65% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/20। अच्छा व्यय है तो यह खर्चा है और यह बचत है, सारी इनकम है, मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम मतलब इनकम जो है 20 रुपया है, इनकम 20 रुपया है तो खर्चा 13 रुपया कर दे रहा है और 7 रुपया बचत कर रहा है। ओके, उसकी बचत पिछली बचत से 3150 रुपया अधिक है, उसकी बचत पिछली बचत से 1350 रुपया अधिक है, तो जब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है, उसका वर्तमान वेतन बताओ। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्वेश्चन, आर का व्यय
जो है खर्चा जो है 65% है। यदि उसके आय में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो यदि उसके आय में 10% बढ़ा दिया जाता है तो 10% बढ़ाएंगे तो 22 रुपया हो गया, ठीक है। उसकी बचत पिछली बचत से 3150 रुपया अधिक है, तो अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है। उसका व्यय इसका 60% हो जाता है। यह जो व्यय है 22 का 60% कितना होगा, 22 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 13.2, ठीक है, यही होगा। अब 22 में से 13.2 जब घटेगा तो कितना आएगा, 14 8 22, 8.8, मतलब 8.8 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि अब उसका बचत जो 3150 रुपये अधिक हो जाती है, ठीक है, 3150 रुपये अधिक हो जाती है। लेकिन यह कितना अधिक हुआ, 1.8, यह जो कितना अधिक हुआ 1.8, तो हमारा 3150 रुपया 1.8 अधिक हुआ 1.8, तो 100 की हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। और सीधा सा यहाँ पर से जीरो करके यहाँ पर कट करते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 पच्चे 45, 2 से कट करते हैं तो 50 हो जाएगा, 35 पच्चे 5 पच्चे 25, 15 2 17, कुछ गड़बड़ है क्या, 3150 है, 3150 है, 1.8% की वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 पच्चे 45, 0 और 2 से कट करेंगे तो 175 ही आएगा। लेकिन सारी ये 100 का नहीं, यहाँ पर जो 22 की वैल्यू होगा ना, तो उसका वर्तमान, अच्छा वर्तमान वेतन पूछ रहा है तो वर्तमान वेतन तो 22 का वैल्यू होगा, ओके। अब इसको हम काट करेंगे तो 2 और 2 से हम लोग इसको कट करेंगे तो 11 12 में, ओके। तो 11 पच्चे 55 और 11 33, 1 34, 34,500 रुपया ये आएगा, ठीक है। तो अच्छा वैसे हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान वेतन जो पूछ रहा है तो 22 है ना, तो 11 का मल्टीपल जो होगा ऑप्शन में उससे भी हम लोग मार सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा गलत कर रहे थे कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। वर्तमान वेतन पूछ रहा है, चूंकि 1.8 की वैल्यू इतना है तो वर्तमान वेतन पूछ रहा है तो 22 की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, ओके। बातें समझ आ रही है, तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। इसका दूसरा कोई मेथड से करेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, ओके। तो आप उससे भी ट्राई करिए, देखिए कितना जटिल उसका मल्टीप्लाई होता है, चाहे जो कुछ भी, ये सब चीज़ें बहुत जटिल होगा। यही मेथड जो सबसे बेस्ट रहेगा, ओके। अच्छा देखो अगला जो क्वेश्चन है, रमन की आय 61,500 रुपये है, वह अपनी आय का 17% बचत करता है। यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि होती तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती तब उसकी बचत होगा। देखो यहाँ पर जैसे ही चाहे आय में वृद्धि पूछ रहा है, बचत में वृद्धि पूछ रहा है, और वह जो है रुपयों में दिया हो, परसेंटेज में नहीं दिया हो। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो भैया उसको डायरेक्ट हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हमारा आय रहेगा उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन यदि डायरेक्ट रुपया में दे रहा है तो हमको परसेंटेज चाहे एलिगेशन चाहे वो सब चीज़ें निकालने का हमको प्रॉब्लम झंझट ही नहीं है, वो सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। करना क्या है, 60 कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग ट्रिक काम करेंगे, 61,500 रुपये, ध्यान से देखना पैसे में है तो क्या करना है। इसके ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, 13,159 है, 13,165 है, 13,161 है, 13,156 है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हम लोग कैसे मारेंगे, ये जरूर कोई ऑप्शन है तो इसमें से कोई ऐसी अभाज्य संख्या होगी जिसका वो मल्टीपल होगा। अच्छा यदि इसको हम लोग 5 से चेक करते हैं तो 5 12 3, मतलब यह हमारा 3 चौको 12 41, मतलब पक्का उसमें से कोई ना कोई 41 का मल्टीपल होगा, और जो 41 का मल्टीपल होगा मार करके आगे निकल जाएंगे। अब देखो जो हमारा ऑप्शन दिया इस ऑप्शन में हम लोग शुरू करते हैं चेक करना, ठीक है। 13,159 है और इसको हम लोग 41 से भाग करते हैं। अब देखो 41 का 3 बार में करेंगे तो 3 करने 3, 3 चौको 12, 23 और 8 5, 41 दूनी 82, ठीक है। 5 में से 2 या 3 9, ठीक है। अब देखो 39, यदि हमारा 2 और रहता तो 41 से भाग चल जाता कंप्लीटली, मतलब 41 से कंप्लीटली डिवाइड होता, मतलब 2 उसको और चाहिए, मतलब 13,159 में 2 और चाहिए तो 13,161। देखिए 13,161 जो तीसरा ऑप्शन दिया है वही हमारा सही है, और टिक करके आगे निकल चलेंगे।
ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पर, बाकी हम लोग अगर चाहें तो परसेंटेज निकालें, फिर से इनकम का हम लोग परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई करें तो वो भी हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हमको टाइम की बचत करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। आय और व्यय का अनुपात मतलब आय जो हमारा 8 है और व्यय हमारा 5 है और बचत हमारा 3 है। यदि आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी होती है और प्रारंभिक व्यय 10,000 है, तो इन परिवर्तनों के बाद बचत की राशि कितनी होगी। देखो कह रहा है कि व्यय में आय में 40% की वृद्धि होती है, आय में इसमें 40% की वृद्धि हुई। ओके, और 10% की इसमें व्यय में 10% की कमी हुई, व्यय में हमारा 10% की कमी हुई और प्रारंभिक व्यय जो 10,000 है, मतलब 5 की वैल्यू हमारी 10,000 दिया है, तो मतलब यह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 2,000, तो यह हमारा 6,000 है। मतलब पहले जो 6,000 बचत है, तो कह रहे इन परिवर्तनों के बाद बचत की राशि कितनी होगी। ठीक है, इन परिवर्तनों के बाद बचत की राशि कितनी होगी। यदि हम लोग इसका टोटल मतलब पता कर लेते हैं कि जो हमारा बचत है आखिर कितने % की वृद्धि हो रही है, यदि उतने % की वृद्धि होगी तो 6,000 का उतने % हमका वृद्धि करके हम लोग निकाल देंगे, फाइनली हमारा बचत पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इसका देखते हैं तो 8 चौको 32, 320%, और यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 50%, और यहाँ पर यदि यक्स हम लोग रख देते हैं तो प्लस का 3x, 8 5 3, हाँ 3। ओके, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 350। 40% की वृद्धि होती, ठीक तो है, और व्यय में 10% की कमी होती, ठीक है, प्रारंभिक व्यय 10,000, ठीक तो है। ओके, 3x। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 320 में 350, ओके, तो 320 और 350/3%। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू निकलेगा 320 और 50 आएगा, सारी 320 50 370 हो जाएगा ना, तो 370/3% ये हमारा x की वैल्यू निकलेगी। मतलब इसमें जो है इस 6,000 में 370/3% की भैया हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो हमको करना क्या है कि 6,000 का 370/3% यदि हम लोग वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, तो 3 दूना 6, मतलब 2,000, और 37 दूना 74। ठीक है, मतलब जिसके भी यूनिट डिजिट 4 होगा उसको दे करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 7400 तो यहाँ पर आ गया, 37 दूना, चूँकि परसेंटेज है तो परसेंटेज आ जाएंगे 100, तो 0 से 0 भी कट जाएगा ना, तो 37 दूना 7400, और 6,000 में जब 7400 जोड़ेंगे तो 6 7 13,400 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी अगर क्योंकि जब अमाउंट बीच में एंट्री कर दे रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है, वैसे ना तो एलिगेशन काम करेगा ना तो हमारा कोई वैसा मेथड काम करेगा, जो मेथड बेस्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बात वैसे नहीं होती, इस क्वेश्चन पर बार बार बहुत पकड़ होती, तब इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो माइंड में आता है, वरना कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो बाबू एग्जाम में घूम जाओगे, कौन सा लगाएं लग गया, लेकिन तुरंत माइंड में कौन सा काम करेगा वो चीज़ें हम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। देखो फिर से दे रहा, आय का अनुपात 9:5 मतलब 5 है और 4 की बचत करता है। ठीक है, आय में 60% की वृद्धि होती है, इसमें 60% की वृद्धि हो रही है। ओके, जबकि व्यय में 10% की कमी होती है, इसमें 10% की कमी हो रही है। उसकी प्रारंभिक व्यय 15,500 है, 5 की वैल्यू 15,500 है, तो पूछ रहा है उसकी अंतिम बचत क्या होगी। अंतिम बचत फिर से पिछला वाला ही जो क्वेश्चन है वही है। ठीक है, सिंपल सा बात है, न छक्के 54,540 और माइनस का 50, तो 540 50 कितना हो जाएगा 590/4, 590/4% हो जाएगा। इसका हम लोग इतना % निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम बचत पूछ रहा है तो बस इतना हम लोग निकाल देंगे, वही हमारा फाइनल होगा। ये सेम पिछला ही जैसा है, आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप जो इसका आंसर दीजिएगा और करके रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ओके, अच्छा देखो अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खेल गया। यश का व्यय
उसकी बचत और व्यय का अंतर का दोगुना है। देखो यश का व्यय, यश का खर्चा, उसके बचत और व्यय, मतलब बचत और व्यय के अंतर का दोगुना है। मतलब इसका अंतर यदि 1 है तो इसका अंतर 2 है। यहाँ से देखो, यदि खर्चा भैया तुम 2 रुपया कर रहे हो, खर्चा 2 रुपया कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुमको यहाँ पर खर्चा मतलब कम है, तभी तो यहाँ पर 1 रुपया बच रहा है। तो मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू पक्का 3 होगी, तभी तो होगा। तो मतलब सेविंग हमारा 3 रुपया है और अर्निंग मतलब खर्चा हमारा 2 रुपया है, तो सेविंग और खर्चा दोनों मिलाकर तो भैया हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ है। तो पूछ रहा है उसके वेतन का कितना प्रतिशत है भैया व्यय, व्यय जो है खर्चा कितना परसेंट कर रहा है, तो 2/5 ही तो हुआ। 2/5 को कितना परसेंट कहेंगे, 40%। थोड़ा सा कैलकुलेट हुआ है, दिमाग खेल रहा है। चूँकि यहाँ पर दिया है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर 2 रुपया है तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1 चाहिए, तो ये 3 होगा तभी तो पक्का यहाँ पर 1 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हमारा सेविंग 3 रुपया है, खर्चा 2 रुपया, तो टोटल हमारा इनकम 5 रुपया। व्यय का परसेंट पूछ रहा है, तो व्यय हमारा 2 है, टोटल 5 है, तो 2/5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 40%। ओके, ऐसे हम लोग तुरंत हम लोग कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचत करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि, खर्च में 10% की वृद्धि तथा बचत में 60% की वृद्धि करता है, तो आर का मान बताइए। ये तो इसको मैं शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन एक बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके आय में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, खर्चा में 10% की वृद्धि हो रही है और बचत में 60% की वृद्धि हो रही है। ओके, तो पूछ रहा है कि अपनी आय का 8% बचत करता है, तो बचत का परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट वो बचत करता है। मतलब यहाँ पर जो है हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होता है, बचत का परसेंटेज पूछ रहा है। ओके, 30 में से 10 गया तो यहाँ पर 20 और 60 - 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। 0 से 0 कट गया, मतलब 2:3, मतलब यह 3 है, तो यह 2 है। टोटल हमारा इनकम कितना हुआ, 5 रुपया। बचत का रेशियो पूछ रहा है, तो 2/5 मतलब 40%। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको लगभग 10 ऐसे ज़बरदस्त इनकम एक्सपेंडिचर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और अलग अलग तरीके से मैंने बताया, मल्टीपल से कैसे करना है, एलिगेशन से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है, कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, उस चीज़ को मैंने बताया। आई थिंक यह वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट और बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है।